लोग बहुत ही नीची आवाज में गुफ्तगू कर रहे थे और हाल पहले ही की तरह रोशनी में नहाया हुआ था। इमरान ने एक तरफ एक आदमी को फर्श पर पड़े देखा। फयाज इस पर झुका हुआ था। करीब ही खान दिलावर और डॉक्टर जेबी भी मौजूद थे। इमरान तेजी से उनके करीब पहुंचा और बुखलाए हुए लहजे में बोला, ये क्या हुआ खान दिलावर? अरे यार क्या बताऊं, मैं भी पागल हो जाऊंगा। इमरान फयाज की तरफ देखने लगा। फयाज ने सर उठाकर बहराई हुई आवाज में कहा, चंगेजी साहब का इंतकाल हो गया है। इमरान ने अफसोस जाहिर किया, फिर बोला, क्या अभी तार आया है? यही तो है। फयाज ने लाश की तरफ इशारा किया। इमरान इस तरह उछलकर पीछे हटा जैसे वहीं कहीं मौत इसकी भी ताक में हो। आप वहां जाकर बैठिए तो बेहतर है, डॉक्टर माजबी ने नाखुशगवार लहजे में कहा। लेकिन इमरान खौफजदा नजरों से छत की तरफ देखने लगा। ये चेहरे पर निशान कैसा है? दफतन फयाज ने खान दिलावर को मुखातिब किया। मकसद शायद इमरान की तवज्जो इसकी तरफ मबजूल कराना था। खान दिलावर के साथ ही इमरान भी झुक पड़ा। बाएं गाल पर छोटा सा स्याह रंग का धब्बा था, जलने का निशान। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे हाल ही में किसी चीज से जल गया हो। क्या यह निशान पहले भी था? फयाज ने खान दिलावर से पूछा। पता नहीं, वो मुस्तबाराना अंदाज में बोला। ये सब कुछ तो मिसेज इरशाद ही बता सकेंगी। क्यों डॉक्टर, अभी इन्हें होश नहीं आया? मैं देखती हूँ, डॉक्टर माजबी ने कहा और इमरान को घूरती हुई चली गई। कुछ देर बाद इसने वापस आकर इतला दी कि वो बदसतूर बेहोश है। तब तो फिर तुम इसके पास ठहरो डॉक्टर, कैप्टन फयाज ने कहा। डॉक्टर माजबी फिर वहां से चली गई। इमरान ने फयाज को मरने वाले के कमरे में चलने का इशारा किया और फयाज ने खान दिलावर को मुखातिब करके कहा, ये कैसे मालूम हो कि ये इस हाल में कहां से आए थे? अरे यार, शायद 15 या 20 मिनट पहले इसे यही देखा था। इसके बाद वो चीखता हुआ नजर आया। हो सकता है वो किसी काम से अपने कमरे ही में गया हो। तब फिर कमरा तो देखना ही चाहिए, फयाज ने कहा। चलो। इमरान भी इनके पीछे चलता रहा। वो कमरे में आए। कमरे में किसी किस्म की बेतरतीबी नजर नहीं आई। मिस्री पर शफाफ बिस्तर मौजूद था। दफतन इमरान ने फर्श से एक मुड़ा तोड़ा कागज उठाया और इसे फैलाने लगा। दूसरी तरफ फयाज खान दिलावर को घूर रहा था, जिसकी नजर सामने वाली दीवार पर थी, जहां 3 मुख्तलिफ रंगों की 3 लकीरें नजर आ रही थीं। फिर वो बुड़बुड़ाया, मैं इन्हें इतना बदसलीका तो नहीं समझ सकता। क्यों, क्या बात है? फयाज ने पूछा। क्या ये बच्चों की सी हरकत नहीं है? इसने दीवार की तरफ हाथ फैलाकर कहा। मैं नहीं समझा, ये लकीरें यहां किसने बनाई हैं? खान दिलावर ने कहा। अब इमरान भी इनकी तरफ मुतवज्जा हो गया था। 3 बड़ी लकीरें सफेद दीवार पर दूर ही से देखी जा सकती थीं। तीनों मुतवाजी थीं और इनके दरमियान फासला बमुश्किल 1 इंच रहा होगा। पहली सबज थी, दूसरी सुर्ख और तीसरी स्याह। इमरान इन्हें करीब से देखने लगा। फयाज कह रहा था, क्या यह मिस्टर या मिसेस चंगेजी की हरकत हो सकती है? खुदा जाने, दिलावर उकताए हुए लहजे में बोला। यहां तो बच्चे भी नहीं हैं। हो सकता है किसी मुलाजिम ने। शामत आई है किसी मुलाजिम की। कमाल करते हो यार, मुलाजिम ही इस इमारत की सफाई के जिम्मेदार हैं। फयाज कुछ सोचने लगा, फिर यकायक चौंक कर बोला, चंगेजी क्या चीख रहा था? वो भी अजीब चीज थी, दिलावर ने तवील सांस लेकर कहा। मेरा ख्याल है कि इसकी जुबान से चौथी लकीर के अलावा कोई तीसरा लफ्ज नहीं निकला था। वो इसी की तकरार किए जा रहा था। मगर यहाँ तो सिर्फ 3 ही हैं, इमरान ने कहा, जो अब दाखिले के दरवाजे के करीब खड़ा उन लकीरों को देख रहा था। क्या मतलब? खान दिलावर इसकी तरफ मुड़ा। एक बात कही है, मतलब मैं कुछ नहीं जानता। यार क्या मुसीबत है, कोई कुछ जानता ही नहीं, फिर मैं पागल क्यों ना हो जाऊं? सब्र से काम लो, फयाज हाथ उठाकर बोला। अगर तुम थकन महसूस कर रहे हो तो जाकर आराम करो, मैं सब देख लूंगा। भाई मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, बस फिर तुम जाकर आराम करो। हाँ हाँ बिल्कुल, इमरान सर हिलाकर बोला। आराम क्या करूं, चंगेजी को वहां से उठाऊं? हरगिज नहीं, मैंने अभी रेलवे स्टेशन से एक तार भिजवाया है। मेरे महकमे से एक्सपर्ट आएंगे, जब तक वो जायजा ना ले लें लाश जू की तू पड़ी रहेगी। ये और भी मुसीबत है, कैसे आज सितारे गर्दिश में आए हैं। मैं कहता हूं तुम बिल्कुल फिक्र ना करो,
जाओ आराम करो, बस इसकी ताकीद करो कि ना कोई ताश के करीब आए और ना हाथ लगाए। मिसेस चंगेजी के लिए भी किसी दूसरे कमरे का इंतजाम कर दो, इसे तो मैं देख ही रहा हूँ। अच्छी बात है, खान दिलावर ने बड़ाई हुई आवाज में कहा और कमरे से निकल गया। जब कदमों की आवाजें आना बंद हो गईं, तो फयाज ने इमरान से कहा, अब क्या ख्याल है? जहां तक इसकी मौत का ताल्लुक है, इस पर मैं अभी इजहार ख्याल नहीं कर सकता। इसके लिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार ही बेहतर होगा। क्या ख्याल है, यहाँ सामान की तलाशी ली जाए? मेरा ख्याल है कि हम वक्त बर्बाद करेंगे। इमरान ने तवील सांस लेकर कहा, मैं इन लकीरों को देख रहा हूँ। क्या है इन लकीरों में? चौथी लकीर कहाँ है सुपर फयाज? तुम अब लकीर के पीछे पड़े रहोगे? फयाज ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, इसकी शुरुआत तो मरने वाले ही ने की थी। तलाश करो ना, मैं जरा इसका सामान देखूंगा। इससे बेहतर ये होगा सुपर फयाज कि मिसेस चंगेजी से दो दो बातें कर ली जाएं। वो होश में कहाँ है? कोशिश तो होनी ही चाहिए कि वो होश में आ जाए, क्योंकि वो हमें बेहतरी काम की बातें बताएगी। तो फिर ये कमरा बंद कर दिया जाए। फिलहाल मेरा यही मशवरा है। चलो उसे भी देख लें, मगर अब मैं सोच रहा हूं कि खुद मुझे भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तुम्हें किसने रोका है? वो डॉक्टर शकंजबीन तो पीछे ही पड़ जाती है। एक लफ्ज निकला मेरी जुबान से और वो काटने दौड़ी। खुद ही अकल आ जाएगी उसे, तुम ख्वामखा फिक्र करते हो। फयाज मुस्कुराया। हाँ ठहरो, मुझे यहाँ मदू करने की तजवीज किसने पेश की थी? इमरान ने सोचते हुए कहा, मैंने। तुम इसमें किसी साजिश के इम्कानात ना तलाश करो। मैंने इसे याद दिलाया था कि तुम भी इसके दोस्तों में से हो। बहुत बहुत शुक्रिया सुपर फयाज, इमरान खुश होकर बोला। तो चल रहे हो यहाँ से? चलो। इमरान कमरे से निकल आया। वो कमरा मुकफल करके हाल में आए। मिसेस चंगेजी को होश आ चुका था, लेकिन अभी हालत नहीं संभली थी और कुछ लोग इसे वहां से हटाकर गालिबन किसी कमरे में ले जा रहे थे। ठहरो, इमरान ने फयाज को रोक कर कहा, तुम इस डॉक्टर चूचू से कई तरह की मालूमात हासिल कर सकते हो, क्योंकि इसे हर एक को सूंघने फिरने की आदत है। मसलन, क्या यहाँ कोई औरत चंगेजी से बहुत ज्यादा करीब रही है या उसे इस अंदाज में ट्रीट करती रही हो जैसे इसे करीब होना चाहती हो? क्या किस्सा है? कुछ नहीं, बस मालूम करो इससे। फयाज कुछ ना बोला। मिसेस चंगेजी हाल से चली गई। डॉक्टर माजबीन भी इसके साथ ही गई थी। फयाज थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर वो भी इसी दरवाजे की तरफ बढ़ गया जिससे गुजरकर मिसेस चंगेजी हाल से बाहर गई थी। इमरान एक गोशे में ठहर गया, मगर वो लाश से काफी फासले पर था। हाल में कुछ लोग और भी थे जो दो दो तीन तीन की टोलियों में इधर उधर खड़े गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान के करीब वाले तीन आदमियों में से एक कह रहा था, वो कल से ही कुछ परेशान सा नजर आ रहा था। मैंने इसके बारे में पूछा भी था, मगर इसने नहीं बताया। पिछली शाम तुमने देखा होगा कि इसके गले में दूरबीन लटक रही थी और इसने तारीकी फैलने तक अपना सारा वक्त छत पर गुजारा था। मैं भी इसके साथ था। मिसेस चंगेजी नहीं थी। वो दूरबीन लगाए चारों तरफ देख रहा था, जैसे इसे किसी चीज की तलाश हो। इसने एक बार मुझे भी दूरबीन देकर कहा था, जरा देखना क्या इस दरख्त पर कुछ नजर आ रहा है। मैंने दूरबीन लगाकर देखा, कुछ तो था दरख्त पर, मगर साफ नजर नहीं आ रहा था। फिर अचानक एक गिद्ध इसी दरख्त से उड़ा था और इसने कहा, ला हौला वला कुव्वत, ये तो गिद्ध था। मैंने पूछा, क्या किसी खास चीज की तलाश है? इस पर वो चौंक पड़ा था। क्या बताऊं, कितना अजीब था चौंकने का अंदाज। बहरहाल मेरा ख्याल है कि इसके बाद वो जबरदस्ती मुस्कुराया था और कहा था, नहीं तो बस मुझे दूरबीन से उफक में देखने का खप्त है। आज भी वो बेहद परेशान नजर आ रहा था। दूसरा बोला, आज तो वो बेहद खुश थे। आप कतई गलत कह रहे हैं। इमरान दखल दे बैठा। वो सब यक बैक इसकी तरफ मुड़े और उनके मुंह बिगड़ गए। आप मुझसे ज्यादा नहीं जानते, एक ने गुस्सीले लहजे में कहा। आप चंगेजी को क्या जाने? मेरा ख्याल है कि मैंने आपको यहाँ पहले पहल देखा है। लेकिन इसे क्या होता है? इमरान अहमकाना अंदाज में बोला। हंसते हुए आदमी को खुश कहेंगे और बसुरते हुए आदमी को मगमूम। मैंने इन्हें कई बार हंसते हुए देखा था। क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? दूसरे आदमी ने इसे कहा, जो इमरान से बहस करने पर आमादा नजर आ रहा था। आपका क्या बिगड़ता है जनाब, आप अपना वक्त संभाले रखिए, इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैं आपसे तो गुफ्तगू नहीं कर रहा। आप अपनी चोंच बंद रखें तो बेहतर है, इस आदमी ने आंखें निकाल कर कहा। आप मेरी तौहीन कर रहे हैं, इमरान हाथ हिलाकर बोला। जाओ यार, बोर ना करो, तीसरा आदमी बोला, जो अभी तक खामोश ही रहा था। खुदा गारत करे, इमरान दूसरी तरफ मुड़ता हुआ बोला। ये सभी मेरी तौहीन करने पर तुल गए हैं। वो जानता था कि अब शायद ही रात के खाने का तस्करा भी आए,
اس لیے اس نے نہایت اطمینان سے باورچی خانے کا رخ کیا، جہاں تک پہنچنے کے لیے پورچ سے تقریباً آدھے فرلانگ کا فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا۔ باورچیوں نے اسے وہاں دیکھ کر ہاتھ روک لیے اور اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ حادثے کی اطلاع انہیں مل چکی تھی، لیکن وہ پھر بھی اپنے کام میں مصروف تھے۔ ویسے انہیں یقین تو رہا ہوگا کہ اس وقت میز نہیں لگائی جائے گی، بلکہ اکا دکا لوگ موقع پا کر باورچی خانے ہی کا رخ کرتے رہیں گے۔ بیرے نے ایک چھوٹی سی میز کھڑکی کے قریب کھسکا دی اور اس کے قریب کرسی رکھتا ہوا بولا، تشریف رکھیے جناب۔ عمران چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اس وقت وہ مغموم نظر آ رہا تھا۔ چہرے پر حماقت کے آثار اگر تھوڑے بہت تھے بھی تو اس پر غمزدگی کی تہیں چڑھ گئی تھیں۔ کیا حاضر کروں جناب؟ بیرے نے ادب سے پوچھا۔ اوہ کچھ نہیں، میں کافی اور چند سلائس۔ اوفو، ایسے کسی غمناک حادثے کے بعد بھوک کہاں لگتی ہے؟ غالباً تم لوگوں کو بھی اس کا علم ہو چکا ہوگا۔ جی ہاں جناب، خدا ہمارے مالک کو محفوظ رکھے۔ اچھی خاصی محفل ویران ہو گئی۔ بالکل جناب، مسٹر چنگیزی بڑے اچھے آدمی تھے، غالباً پچھلے سال بھی وہ یہاں ضرور آئے ہوں گے۔ نہیں جناب، میں نے اس سے پہلے انہیں یہاں کبھی نہیں دیکھا، بیرے نے کہا اور دوسروں کی طرف اس انداز میں دیکھا جیسے اپنے بیان کی تائید یا تردید چاہتا ہو۔ کوئی کچھ نہ بولا۔ عمران نے ایک طویل سانس لی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے چہرے کے مسامات میں گھسے جا رہے تھے۔ وہ بڑی دیر تک ان سے گفتگو کرتا رہا، لیکن کوئی کام کی بات نہ معلوم ہو سکی۔ وہ پھر عمارت میں واپس آ گیا۔ یہاں کیپٹن فیاض اس کا منتظر تھا۔ اس کی حالت اچھی نہیں ہے، اس نے کہا۔ کیا تم اس سے گفتگو کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے اس سے کافی دیر تک گفتگو کی ہے۔ آہا، تو پھر حالت اچھی نہ ہونے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کی آنکھیں بالکل خشک ہیں اور آواز میں غم کا شائبہ تک نہیں، لہٰذا ایسی صورت میں اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس کی ذہنی حالت قابل اطمینان نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب، میں گفتگو سننا چاہتا ہوں۔ اس کے دل پر کیا گزری ہے، اسے تمہیں کوئی سروکار نہ ہونا چاہیے۔ اتنے حیوان نہ بنو۔ اب تم معلم الاخلاق بننے کی کوشش کر رہے ہو، یہ بہت بری بات ہے سپر فیاض۔ فیاض نے بہت برا سا منہ بنایا، پھر تھوڑی دیر بعد خاموش رہ کر بولا۔ اس کا بیان ہے کہ وہ دونوں 6 بجے کمرے سے نکل آئے تھے۔ اس کے بعد اسے نہیں معلوم کہ چنگیزی کب اور کس لیے دوبارہ کمرے میں گیا تھا۔ 6 بجے جب وہ کمرے سے نکلے تھے، اس وقت دیواریں بالکل صاف تھیں، اور انہوں نے اس کمرے میں قیام کرنے کے بعد سے آج 6 بجے تک کسی دیوار پر رنگین لکیریں نہیں دیکھی تھیں۔ کسی عورت کے بارے میں بھی پوچھا تھا؟ ہاں، وہ اس کے متعلق کچھ نہیں بتا سکی۔ اتنا ضرور کہا تھا کہ چنگیزی کے تعلقات دوسری عورتوں سے کبھی نہیں رہے، اور نہ اس نے ان دنوں میں کوئی ایسی بات مار کی تھی جیسے یہاں کسی عورت کی موجودگی کا شبہ ہوتا۔ مگر تم آخر کسی عورت کا تذکرہ کیوں لے بیٹھے تھے؟ عمران نے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا اور فیاض کی طرف بڑھا دیا۔ کاغذ پر تحریر تھا، میں 3:30 بجے تمہارے کمرے میں تمہارا انتظار کروں گی۔ تمہیں کہاں ملا تھا؟ فیاض نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ چنگیزی کے کمرے میں۔ بکواس مت کرو، فیاض کو غصہ آ گیا۔ خیریت؟ آخر اس میں خفا ہونے کی کیا بات ہے؟ میں ایسی بے تکلفی پسند نہیں کرتا۔ فیاض کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ گھاس تو نہیں کھا گئے؟ میں کہہ رہا ہوں یہ پرچہ مجھے چنگیزی کے کمرے میں ملا تھا، اور تم کہہ رہے ہو میں ایسی بے تکلفی پسند نہیں کرتا۔ تم نے یہ پرچہ میری جیب سے نکالا ہے۔ اے سبحان اللہ، کیا تم ہی مسز چنگیزی ہو؟ پہلے تمہاری ذہنی حالت۔ فیاض کے موڈ سے تو یہی معلوم ہو رہا تھا کہ دونوں میں اس وقت بہت شدید جھڑپ ہو جائے گی، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ دیکھو، اس نے نرم لہجے میں کہا، یہ پرچہ میری جیب میں تھا۔ آخر اس کے کمرے میں کیسے پہنچا؟ کس وقت تمہاری جیب سے غائب ہوا تھا؟ پتہ نہیں، لیکن تھوڑی دیر پہلے جب مجھے اس کا خیال آیا تھا میری جیب میں موجود نہیں تھا۔ تمہارے پاس کب اور کیسے آیا تھا؟ اس کے متعلق بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ میری جیب ہی سے برآمد ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ میری جیب میں کیسے پہنچا تھا۔ ٹھیک 7 بجے مجھے اس کا خیال آیا، میں جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن وہ غائب تھا۔ مگر تم 7:30 بجے اپنے کمرے میں ضرور گئے ہوگے۔ عمران بائیں آنکھ دبا کر مسکرایا۔ او کم بخت، تمہیں اس کا بھی خیال نہیں ہے کہ یہاں ایک لاش پڑی ہوئی ہے؟ فیاض پھر جھنجھلا گیا۔ فکر مت کرو، اس نے اتنا سرمایہ چھوڑا ہے کہ اس کے بال بچے زندگی بھر عیش کریں گے، پھر پریشانی کس بات کی؟ اگر تم 2-4 کروڑ کا بیلنس چھوڑ کر مر جاؤ تو میں تمہاری بیوی کی کمر میں ہاتھ ڈال کر تمہاری ہی لاش پر رمبا ناچ سکتا ہوں۔ شٹ اپ! فیاض بڑی تیزی سے دوسری طرف مڑ گیا۔